मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने डिजिटल प्रदर्शनी और आजादी का अमृत महोत्सव सेमिनार का किया उद्घाटन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी, डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन ने की बैठक। डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया निर्देश। वन विभाग में जल्द ही अधिकारियों का इंतजार खत्म, अधिकारियों के तबादले से जुड़ी सूची हुई तैयार। आईएफएस अधिकारी ही पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अधिकारी बनेंगे। नेशनल पार्क में अधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी। नैनीताल में प्रशासन ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर निकाली जागरूकता रैली, नशे को लेकर युवाओं को किया जागरूक। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, नैनीताल में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव सेमिनार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही सीएम धामी ने परिसर में 22 राज्यों द्वारा लगाए गए हस्तकला स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सीएम धामी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन और साथ ही प्रेरणा के मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल हो रही है। उन्होंने प्रशिक्षकों को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि आप लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर मिशन कर्मयोगी के तहत अपना काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 साल में ये देश जितना विकास करेगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप सभी अधिकारियों की होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर हम आज उत्सव मना रहे हैं, जिसे आदरणीय पीएम मोदी जो कि उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव इसे नाम दिया है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड गंगा का पानी भरने पहुंचते हैं। ये यात्रा 12 अगस्त तक चलेगी और इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीते 2 साल से कोविड के चलते यात्रा नहीं हो पाई थी और जिसकी वजह से इस साल सामान्य से कई गुना ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की संभावना है और जिसके लिए बड़ी संख्या में सिविल पुलिस और पीएसी फोर्स को तैनात किया जाएगा। इस बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। – 2019 के बाद काफ़ी कुछ रूट्स नए बन गए हैं। 4 लेन्स बन गई हैं, मेरठ वाला बाईपास बन गया है, इसी तरह से इधर ही यमुनानगर वाला एक अलग से वो बना है हाईवे। तो इसको लेकर के कुछ नई व्यवस्थाएं भी होंगी। वो एसपीज लोग और थाना अध्यक्ष बॉर्डर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स होंगी, उसमें वो डिसाइड होगा। उत्तराखंड वन विभाग में जल्द ही अधिकारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से वन विभाग आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर इंतजार कर रहा है और अब अधिकारियों के तबादले से जुड़ी सूची तैयार कर ली गई और जल्द ही मुख्यमंत्री के अंतिम औपचारिक मुहर के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तक बदले जाने की खबर है। इस बार पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी को ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यही नहीं,
कॉर्बेट से लेकर राजाजी नेशनल पार्क में निदेशक पद पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और साथ ही आईएफएस अधिकारी को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बनाए जाने की चर्चा है। और विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि तबादले के दौरान परंपराओं का भी निर्वहन किया जाएगा और इस दौरान पूर्व में जांच के दायरे में आए अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दिए जाने से भी विभाग बचेगा और साथ ही सीनियरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। मैंने आपसे कहा कि क्षमता में सीनियरिटी को ओवरलुक किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर किसी सब्जेक्ट विशेष की अगर किसी पोटेंशियल होता है तो सीनियरिटी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। मैं इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन जो परंपराएं हैं पूरे देश के अंदर, कोशिश कर रहा हूँ उन परंपराओं का निर्वहन करके। सरोवर नगरी नैनीताल जनपद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस की तरफ से जनपद के कई स्थानों में जाकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई और इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट ने समाज से नशे की चेन को तोड़ने के लिए जनपद नैनीताल स्तर पर नशा मुक्त समाज अभियान चलाए जाने के लिए जनपद के समस्त थाना और चौकी पुलिस को निर्देशित किया, जिससे युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस ने नशे के प्रति जन जागरूकता अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों को बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त और सेवन से संबंधित शिकायत के लिए जनपद नैनीताल पुलिस ने जारी हेल्पलाइन नंबर पर गोपनीय सूचना देकर समाज में बढ़ रहे नशे की चेन को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। और रैली के दौरान मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले विभिन्न मानसिक शारीरिक रोगों और साथ ही आर्थिक नुकसान के बारे में भी नारेबाजी कर लोगों को बताया। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से मूसलाधार बारिश पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आपको बता दें कि मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी जो कि साबित हो रही है। बता दें कि यहां पर देर रात 3 बजे के लगभग मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ ही चारों ओर से कोहरा छाया हुआ है। यहां तक कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। घना कोहरा होने की वजह से ये तमाम परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है और जिससे मौसम ठंडा हो गया। खबर उत्तराखंड से, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और आपको बता दें कि राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और साथ ही कांग्रेस पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान अग्निपथ योजना में कई खामियों को गिनाया। मानवेंद्र सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ मात्र है। वो इसलिए क्योंकि महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। और साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र ने यह भी कहा कि तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख और सभी सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं में करीब 62 लाख रिक्त खाली हैं। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जो पद है वो खाली है, ये बात कही और उन रिक्त पदों को भरने का काम आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल भी पूछा। हर वर्ष में इतनी संख्या में ही हर देश और हर सेना भिन्न है। हर देश अपनी सेना बनाती है और अपनी परिस्थितियों से बनाती है। अपना जो कल्चर है उसके आधार पर सेना बनती है और भारत की सेना बनी है सैकड़ों पीढ़ियों से। ये नहीं कि अंग्रेज़ों ने ये सेना बनाई है, हमारे पूर्वजों ने सेना बनाई है पीढ़ियों से श्रम करते मेहनत करते हुए। रूप अलग होगा उस समय, लेकिन अब ये सेना भारत की संस्कृति की सेना है, ये कोई विदेशी सेना नहीं है। तो इससे जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है। सरकारी योजना और बजट को अधिकारी किस तरीके से ठिकाने लगाते हैं, इसे मनमानी कहते हैं और ऐसा ही मामला लघु सिंचाई विभाग की योजना में देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2014 में हल्द्वानी में 1300 मीटर गुल के निर्माण के लिए लाखों रुपए का बजट दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने इस योजना पर कार्य किया और विभाग के द्वारा उनको भुगतान भी किया गया। लेकिन विभागीय जांच में पता चला कि जहां पर निर्माण किया जाना था वहां से कहीं और ही निर्माण किया गया और बिना कार्यस्थल का जायजा लिए बिना ही भुगतान कर दिया गया, जिसको लेकर अब विभाग ने मामले में संबंधित अधिकारियों से वसूली के आदेश दे दिए। और हालांकि विभाग की ओर से बताया गया
इस मामले में जो भी कार्रवाई की जानी थी उसको किया जा चुका है। योजना का निर्माण तो किया गया है, क्योंकि स्थल पर योजना जांच में योजना का निर्माण पाया भी गया था, क्योंकि काम हुआ है और योजना का निर्माण हुआ है। जांच में पाया भी गया है कि योजना स्थल पर से थोड़ा दूरी पर हुआ है योजना का निर्माण। क्योंकि योजना का निर्माण हो चुका था, इस कारण उसमें शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि इसका भुगतान कर दिया जाए। तो शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में योजना का भुगतान किया गया है। और चूँकि उसमें जो भी अंतर्लिप्त थे सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता जिनके द्वारा समय पर योजना का निरीक्षण पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई, तो इसके लिए उनको दोषी मानते हुए उनसे वसूली के आदेश। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर लंबा जाम और साथ ही भारी वाहनों को नो एंट्री होने के बावजूद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं और जिससे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। चिलचिलाती धूप में लगे जाम के कारण बाहर से आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ी बेलवाला चौकी से लेकर पंतदेव पार्किंग तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वाहन चालक कुछ मिनटों की दूरी घंटों में तय करने को मजबूर हैं। वहीं जाम खुलवाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है और जाम खुलवाने के लिए खुद ट्रैफिक सीओ राकेश रावत सड़कों पर जाम खुलवाते हुए नजर आए। और ट्रैफिक सीओ राकेश कुमार रावत का कहना है कि जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जाम में गाड़ियां लगातार चल रही हैं और हर की पौड़ी के पास सड़क सक्रिय हो जाती है, जिसके चलते जाम लगने लगता है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से हरिद्वार में चल रही है और 4 धाम यात्रा गर्मियों की छुट्टी होने के कारण यात्रियों का आना लगा हुआ है। ये बात सही है कि वीकेंड पे यात्री ज़्यादा आते हैं, लेकिन जहाँ तक जाम की बात है, यहाँ पे ऐसा जाम की वजह नहीं है। यहाँ ट्रैफिक लगातार चल रहा है। यहाँ आपका वीआईपी घाट से पहले जो ऊंचा पुल है सीसीआर के सामने, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। पीछे से 6 लेन में गाड़ी आती है और वहाँ से 2 लेन आ जाती है। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि जाम की स्थिति है। जाम नहीं है, ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है इसकी। हरिद्वार में आए हैं जी दिल्ली से, और जाम बहुत मिला है रास्ते में, पर यह है कि अच्छी तरीके से यहाँ नहाना बहुत अच्छा लगा महसूस। और 5 जाम तो हर जगह मिला है, पर ये ठीक है कुल मिला के। खबर उत्तराखंड के किच्छा से, जहां पर एक व्यापार मंडल के जिला महामंत्री के बेटे पर बाइक सवार युवकों ने अचानक हमला कर दिया और इस बीच बदमाशों ने युवक से मारपीट करते हुए युवक की गाड़ी को तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस मामले से आक्रोशित होकर लोग थाने पहुंचे और जहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। और इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ पूरे व्यापारी मंडल ने कहा कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापारियों की तरफ से पूरे जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पहले भी पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये शहर का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक छोटा सा शहर और उसमें जो है ऐसा माहौल ख़राब हो, आए दिन व्यापारियों पे या आम जन लोगों पे जो है ऐसे हमले हों, तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको अपने संज्ञान में लेके एक अच्छे तरीके से इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि जो है भविष्य में ऐसी घटनाएं लोग व्यापारियों के संग या लोगों के संग ना हो। देखिए, हम पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंसे, कि किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर जो है सामने खड़ा कर दिया जाए, वो भी गलत है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दीप हंसपाल नाम के लड़के पर किन्हीं लड़कों द्वारा हमला किया गया है, तो उसके बाद उस लड़की की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 2 लड़के नामजद किए गए, 3 अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर लिखाई है। तो हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जिन लड़कों ने मारपीट की है उन्हें चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अराजकता करने वालों को बख्शा। रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाया और आत्महत्या कर ली।
आबूदादी की जसपुर क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 4 साल पहले रामनगर में रहने वाला युवक उससे हुई थी और वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतका जो महिला है उस महिला के ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया करते थे और साथ ही महिला के साथ मारपीट करते थे। इस मामले में मृतका की मां ने आरोप लगाया और कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। यहाँ पर एक महिला जो कि पीरूमदारा क्षेत्र की रहने वाली हैं और जो चौकी पीरूमदारा के द्वारा सूचना के आधार पर कि एक महिला सना परवीन की मृत्यु जो है विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई है, मैं यहाँ पर रामनगर में जो आरडीजे हॉस्पिटल में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जो इंक्वेस्ट की जो कार्रवाई है वो की गई है। ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आबूदादी की थाना रायवाला पुलिस ने छिद्दरवाला क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 जून की रात लूट को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 92,000 और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया। आबूदादी की 21 जून को एक युवक ने देहरादून में यहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि तहरीर में पीड़ित ने बताया कि 20 जून को वो अपने दोस्तों के साथ वाहनों की नीलामी में भाग लेने के लिए कैश लेकर स्कूटी से रुड़की गया और नीलामी खत्म होने पर दोनों देर रात रुड़की से देहरादून के लिए आ रहे थे और इस बीच मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने युवक पर हमला बोला और युवक से लगभग 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो रायवाला ने उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और लगातार मुखबिरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमने फिर सुराग लगाए तो हमको ये 4 अभियुक्त मिले। चारों अभियुक्त ये हरिद्वार के रहने वाले हैं और इनको केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने त्रिवेणी घाट के गंगा तट पर रघुपति राघव राजाराम के भजन के साथ आंदोलन किया और इस कड़ी में त्रिवेणी घाट के गंगा तट पर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया और सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेसियों ने रघुपति राघव राजाराम के भजन कर सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जगह जगह जो कि सत्याग्रह चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ऋषिकेश में भी कांग्रेसियों की ओर से त्रिवेणी घाट पर सत्याग्रह चल रहा है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरही चौड़ा चमोली के पास अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया और जिसके बाद आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं हाईवे पर चट्टान गिरने से यातायात बाधित हो गया। वहीं बिराही से लेकर चमोली तक वाहनों को सुरक्षा और साथ ही सुगम यात्रा की दृष्टि से एक लाइन लगाकर रोक दिया गया और ट्रैफिक बाधित होने के बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हाईवे पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया। अरे फिर भी यार ये दिखा आने वाला है। और चलिए बढ़ता आगे, जहां पर उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज की 250 में से 200 बसों पर 1 अक्टूबर से ब्रेक लग जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों को ही एंट्री देने का पत्र भेजा है। BS6 मानक वाली 22 वॉल्वो और कुछ अनुबंधित बसें मिलाकर सिर्फ 50 बसें ही परिवहन निगम के पास हैं और हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त OP मिश्रा की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को एक पत्र मिला। इसमें बताया गया कि दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए NGT ने भी ये निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल 2020 से दिल्ली में BS4 वाहनों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, केवल BS6 वाहन ही जो कि संचालित होंगे। और इसके अलावा NGT ने पहले ही निर्देश दिया कि 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों को NCR में चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
इस पत्र में बताया गया कि दिल्ली का पूरा सार्वजनिक परिवहन सीएनजी आधारित हो चुका है, लिहाजा 1 अक्टूबर से दिल्ली में किसी भी राज्य की BS4 बस को एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल BS6 रोडवेज बसें ही एंट्री कर पाएंगी और इस पत्र के बाद परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। निगम की करीब 250 बसें उत्तराखंड से दिल्ली रूट पर संचालित होती हैं। तो दिल्ली नहीं जाएंगी उत्तराखंड की 200 बसें और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से, जो कि नियम लागू होने वाला है। एक चिट्ठी ने ब्रेक लगा दिया और चूंकि इस बीच यहां पर कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खबर उत्तराखंड के जहां पर गौरीकुंड हाईवे के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रविवार सुबह काकड़ागाड़ के करीब पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे और इसी दौरान एक पत्थर वाहन के आगे के शीशे को तोड़कर सीधे अंदर जा घुसा, जिससे आगे की सीट पर बैठे 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और जहां हादसे में एक घायल युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बस में 20 लोग सवार थे। हालांकि जो चालक ने सूझबूझ दिखाई और सूझबूझ से काम लिया, जिससे यहां पर बाकी जो अन्य यात्री हैं उन सभी की जान बच गई। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने से पहले राज्य में मौसम का जो मिजाज है वो अब बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर और साथ ही पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की और साथ ही येलो अलर्ट जारी कर दिया। और ऐसे में राजधानी सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। जहां शहर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पहाड़ों में मौसम में ठंडक आई। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में आज भारी बारिश के आसार भी हैं। कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को गर्मी से निजात ज़रूर मिलेगी और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह ने बताया कि 28 जून से राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून के सक्रिय होने, झमाझम बारिश की संभावना है और राजधानी देहरादून सहित मसूरी, चमोली में झमाझम बारिश हुई। वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और चमोली जनपद में तड़के से बारिश हो रही है, जबकि नई टिहरी, श्रीनगर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग में बादल छाए हुए हैं। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में बारिश का मौसम बना हुआ है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जून हो गई है और पिछले 24 आवर्स में जो एक्टिविटी मिली है वो सामान्य रही है अगर अमाउंट की दृष्टि से देखें। और साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ही मेनली जो एक्टिविटी है वो रही है, या फिर थोड़े कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रही है। तो आगे अगर बात करें तो आज जो एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो आज आप ये देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अनेक जगहों में जो हिल्स वाले एरियाज हमारे उत्तराखंड के उसमें वो मिलेगी और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी रेन है वो भी इक्का दुक्का जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग है, तो उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन की भी संभावना। चमोली जिले को जोड़ने वाली शंभू नदी किसी भी समय बड़ी तबाही ला सकती है। बागेश्वर जिले के अंतिम गांव कुंवारी से करीब 2 किलोमीटर आगे भूस्खलन के मलबे से शंभू नदी बढ़ गई है और इससे यहाँ पर जो कि झील बन गई। झील का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और समय रहते मामले का संज्ञान नहीं लिया गया तो बारिश और साथ ही उससे पहले बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। कपकोट के आपदाग्रस्त गांव कुंवारी की पहाड़ी से समय समय पर भूस्खलन होता रहता है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि तब से झील का आकार लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में झील करीब 500 मीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि झील की लंबाई इससे कहीं ज्यादा होगी और बागेश्वर जिले में शंभू नदी का प्रवाह रुकना और झील बनना खतरे के संकेत दे रहा है। तो खतरे में चमोली के कई इलाके और चूंकि यहाँ पर जो नदी है वो अब यहाँ पर झील बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद यहाँ पर जो आसपास के गांव हैं
उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जो झील है उस झील का आकार दिनों दिन बढ़ रहा है और समय रहते इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया तो बारिश और उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। चूंकि जो कपकोट है, कपकोट के आपदाग्रस्त गांव कुंवारी की पहाड़ी से समय समय पर यहाँ पर भूस्खलन की खबरें सामने आती रहती हैं। यहाँ पर आए दिन भूस्खलन होता रहता है और वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि तब से जो झील है उस झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अभी जो झील की लंबाई है 50 मीटर और इस बीच यहाँ पर करीब 500 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी ये झील हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि झील की लंबाई इससे कहीं ज्यादा होने वाली है। रुड़की में मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और आपको बता दें कि बीते दिन मां और 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। शुक्रवार देर रात कलियर क्षेत्र में कार सवार लोगों ने एक महिला और उसकी 6 साल की मासूम बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपियों ने दोनों को गंग नहर किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। जिसके बाद यहां किसी तरह जो कि पीड़िता थाने पहुंची और जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और साथ ही बच्चे को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया और जहां बच्ची का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पर मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई, जहाँ पर माँ और उसकी 6 साल की बेटी के साथ किस तरह से विभत्स तरीके से जो कि यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, उनकी आबरू लूटी गई। 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद यहाँ पर माँ और बेटी को छोड़कर आरोपी जो कि भाग गए थे। जिसके बाद कैसे भी करके जो पीड़िता माँ वो थाने पहुंची, थाने में आप बीती बताई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश हो रही है। उत्तराखंड के पंतनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंतनगर थाना क्षेत्र नगला चौराहे के पास चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। ट्रक में लगी आग और आग को देखकर स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को और फायर ब्रिगेड टीम को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी थी और इसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचे, इस आग को बुझाया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसी कड़ी में गढ़वाल के डीआईजी ने मुनिकी, रेती और आसपास के क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण किया, यात्रा मार्गों का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने यात्रा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद डीआईजी करण सिंह नगलियाल ने मुनिकी, रेती थाने में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के संबंध में व्यवस्थाओं के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाने में महिला हेल्प डेस्क और CCTNS कक्ष का भी निरीक्षण किया और डीआईजी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में इस बार दर्शन और जलाभिषेक के लिए भारी तादाद में शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा पुलिस सुरक्षा के अभी से इंतजाम किए जाएं। डीआईजी करण सिंह नगलियाल ने व्यवस्थाओं को बेहतर रखने में स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की और आपको बता दें कि कोविड काल में 2 सालों तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन कोविड संक्रमण में कमी और 4 धाम यात्रा को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा भी भव्य तरीके से होने की उम्मीद है और जिसके चलते पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त तैयारियां हो रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।